गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपके पीछे पॉइंट्स आए हैं, न्यूज़ आई हैं, करंट अफेयर्स चीज़ें आई हैं, वो सब आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं डेट कौन सी है आपकी, कहाँ से कहाँ तक के हम पढ़ेंगे। तो आपका जो डेट है देखो काफ़ी यहाँ पे 28 नवंबर से लेके एंड 11 दिसंबर तक के पॉइंट हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है लास्ट टाइम जो शो है नहीं हो पाया था, तो वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। तो वो भी पॉइंट्स आज हम पढ़ेंगे जो पीछे आपके हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके सामने क्या है। 14th edition of Aero India 2023 to be held from 13 to 17th of Feb 2023 in Bangalore। तो आपका एक देखो, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे आपके जेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हवाई जहाज आपको शो हो रहे हैं। तो मीन्स एक आपका युद्ध ऐसा प्रैक्टिस आपकी हो रही है, एक जो आपकी जो हवाई सेना है, जो आपकी एयरफोर्स, उन्होंने आपका प्रैक्टिस किया है जिसका नाम है एरो इंडिया। और आपका 13 से 17 आपका फेब तक आपका जो है ये होगा। अभी किया नहीं होगा, आपका जो है 2023 में होना है, तो वो बेंगलोर में इसका आयोजन किया जाएगा। 14th एडिशन आपका जो है, जो एयरफोर्स आपकी वो आपका जो प्रैक्टिस करेगी एक टाइप का, और वहाँ पे जनता जो है वो देख सकती है, और एक मोटिवेशन का भी वो जनता में थोड़ा सा दिखाई देगा। समझते हैं नीचे पॉइंट आपको क्या दिए हैं। द 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया, एशियाज लार्जेस्ट एरो शो, विल बी हेल्ड एट द यलहंका एयरफोर्स स्टेशन इन कर्नाटकाज बेंगलोर फ्रॉम द Feb 13 से स्टार्ट होगा। एंड एशिया का ये सबसे बड़ा आपका एयर शो है, जहाँ पे जो जेट्स हैं, जो आपके हवाई जहाज है, वो अच्छे अच्छे जो एक्ट्स है वो दिखाएंगे, ताकि जनता वो है मोटिवेट होगी और खुश भी होगी उनको देख के। द 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया, इंडियाज बिगेस्ट एयर शो, विल बी हेल्ड ऑन शेड्यूल एट इट्स ट्रेडिशनल लोकेशन बेंगलोर यलहंका एयरबेस फ्रॉम Feb 13 to 17। Feb 13 to 17 तक आपका ये जो आयोजन होगा। एंड आपका जो एयरबेस है, कौन सा एयरबेस है, वो आपका देखो यलहंका एयरबेस है बेंगलोर में, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनाउंस्ड ऑन November 27। ये आपका जो अनाउंसमेंट कब हुई है, 27 नवंबर को ये अनाउंसमेंट किया गया है कि ऐसा आगे आयोजन कौन सी डेट को होना है, नेक्स्ट जो आपका एयरबेस आपका शो होना है, कहाँ पे होना है। थोड़ा सा आगे बढ़े, सेकंड पॉइंट आपके सामने देखते हैं क्या दिया है। उड़ीसा सीएम लॉन्चेस अमरन मिशन टू इराडिकेट एनीमिया। आपको पता है एनीमिया डिजीज होती है जिसमें आपका बॉडी में खून की थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो वो कम से कम हो, ये डिजीज़ कम से कम हो बच्चों में एंड महिलाओं में आपको ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनको थोड़ा सा ऐसे नेचुरल आपका कॉज होते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा समस्या उनको आती है, महिलाओं को और बच्चों को खाना अच्छा नहीं होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रयास किया है। एंड कौन सी गवर्नमेंट है? उड़ीसा गवर्नमेंट है। वहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक साहब, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि उसके लिए हम जो है स्कीम उठाएंगे, कदम उठाएंगे, ताकि एनीमिया थोड़ा सा कम हो सके। और स्कीम का नाम क्या है? अमरन नाम से स्कीम का नाम है, और नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं। इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं वो आपसे। तो इसका कंप्लीट नाम भी है स्कीम का, देखो, एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। तो ये आपका कंप्लीट नाम है, अमरन का जो नाम है आपका। एंड इसमें क्या होगा देखो, समझते हैं आपको क्या पॉइंट नीचे दिया। उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक लॉन्च अमरन, ए मल्टी प्रोंग अप्रोच इन ए बिड टू एंश्योर द कंप्लीट इराडिकेशन ऑफ द एनीमिया प्रॉब्लम अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। जैसा मैंने कहा, महिलाओं और बच्चों में ज़्यादा दिखाई देती है एनीमिया की जो डिजीज़ होती है। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चों को सही से खाना नहीं मिल पाता है, महिलाओं में थोड़ा सा जब बेबी बॉर्न होता है काफ़ी उनका ब्लड निकल जाता है उस टाइम पर, तो इस वजह से काफ़ी इश्यूज आते हैं। Several departments including health and family welfare, school and mass education, women's and child development, mission Shakti and scheduled tribes and scheduled caste development department will carry out the program को। तो कहा बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे जो भी आपके महिलाओं से जुड़े हुए हैं, बच्चों से जुड़े हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट मिलकर इस स्कीम को आगे बढ़ाएंगे, और जितना भी है मैक्सिमम अच्छा प्रयास किया जाए, ताकि ये जो डिजीज़ है वो कम से कम हो पाए वहाँ पे जो महिलाएं हैं एंड बच्चे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ाते फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट को हम यदि देखें, तो कहा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अपॉइंट्स दीपा मलिक एज निक्षय मित्रा एम्बेसडर। निक्षय जो आपकी मित्रा जो स्कीम चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ पे जो है एक एम्बेसडर बनाई गई हैं, और कौन है वो? दीपा मलिक आपकी जो है, उनको एम्बेसडर बनाया गया है। और वो काफ़ी नाम रहा उनका पीछे, काफ़ी उन्होंने आपका स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया, तो वो भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखते हैं क्या दिया आपको। Union Health Minister designated Padma Shri Khel Ratna Arjun awardee and the President of the Paralympic Committee of India Deepa Malik as a Nikshay Mitra Ambassador in New Delhi on November 26। 26 नवंबर को ये अनाउंसमेंट किया गया है कि जो आपका दीपा मैम को जो है अपॉइंटमेंट दिया गया है, एम्बेसडर बनाया गया है, एंड निक्षय जो स्कीम है उसके तहत ये किया गया है। साथ में
कहा कि अभी वो प्रेसिडेंट भी हैं, जो पैरालंपिक कमेटी है उसकी जो आपकी अध्यक्ष भी हैं। तो कहा इनको पद्मश्री अवार्ड भी पीछे दिया गया एंड खेल रत्न अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है इनको पीछे। निक्षय मित्र में क्या है वो समझे थोड़ा सा हम। निक्षय मित्र इज एन इनिशिएटिव अंडर प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान। तो आपको पता है कि टीवी का जो डिजीज़ होता है वो अभी तो कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती थी, तो उससे एक मुक्ति मिले इंडिया को, और जो सभी जो आपके बच्चे हैं, आदमी हैं, महिलाएं हैं, सभी स्वस्थ रहें देश में। तो टीवी से मुक्ति सबको दिलाई जाए, और जो डॉट्स की कैंपेन है, जो आपकी मेडिसिन है वो सब बांटी जाए। दीपा मलिक एक्सप्रेस हर कमिटमेंट टू द टीबी मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मार्च 2018। 2018 से कैंपेन चल रही है, इसमें टीवी से आपका जो एक टीवी है वो जो जनता में यदि ये डिजीज़ होती है तो उसके लिए दवाइयाँ हो और ना ही हो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 2018 से टीवी मुक्त अभियान जो है गवर्नमेंट चला रही है, उसकी एम्बेसडर दीपा मैम को बनाया गया है। थोड़ा सा फटाफट से हम आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या दिया हुआ है। S&P cuts India's economic growth forecast to 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। तो जैसे मैं ऐसे कई सारे पॉइंट आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूँ कि समय समय पे क्या होता है, जीडीपी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर जो संस्था है उन्होंने आपका पीछे कुछ एक्सपेक्टेशन बताई थी जीडीपी की इंडिया की, अभी जो है उन्होंने उसको थोड़ा सा कम किया है, तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया का जो जीडीपी है 2023 में वो 7% से रहने की उम्मीद है, 7% रहने की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर, देखो ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात हो रही है कि S&P ने जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी है, वो आगे फोरकास्ट जो की है वो 7% से एक्सपेक्टेड बताई है। पहले जो बताई थी वो 7.3% से बताई थी, अभी थोड़ा सा उसको डिक्रीज कर दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़े, नेक्स्ट आपके सामने देखते हैं क्या पॉइंट आपको दिया है। उत्तराखंड सीएम लॉन्च इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम फॉर बॉर्डर विलेजेस। तो कहा कि उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्कीम एक स्टार्ट की है जिसमें वहाँ पे जो बॉर्डर के आसपास में जो गांव हैं उनके लिए कुछ काम किया जाएगा। देखते हैं पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है नीचे आपको। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी इज सेट टू लॉन्च ए न्यू स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना। तो स्कीम का नाम आपको ध्यान रखना है, देखो अच्छा सा बड़ा सा नाम है आपको यहाँ पे। तो आप इसको कह सकते हैं सीएम फर्स्ट विलेज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम है ये, जिसका नाम है मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना टू एक्सलेरेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन उत्तराखंड। जो भी उत्तराखंड में जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स दी जा सकें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को काम दिया जाए, तो उससे क्या है कि एक थोड़ा सा जो जनता है वो मजबूत बने। तो ये प्रयास वहाँ पे किए जा रहे हैं। बॉर्डर के आसपास में जो गाँव हैं उनको मजबूत बनाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। He made the announcement about starting the integrated scheme for the planned development of border villages at review meeting of the पंचायती राज डिपार्टमेंट। तो पंचायती राज जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपका जो है ये आपका जो है मीटिंग हुई और वहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई है। थोड़ा सा फटाफट से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, देखते हैं आपके सामने क्या दिया हुआ है। Gurdeep Randhawa becomes the first Indian to be appointed to a state presidium in Germany। जर्मनी में जो आपका एक बड़ा एक अपॉइंटमेंट आपको दिखाई दे रहा है। और देखो आपको पता है कि आप पंजाब से हो और सिख जो कम्युनिटी है वो बहुत ही मजबूत है। बाहर आप बहुत आपके जो हैं बहुत सारे जान पहचान वाले जो पिता हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, वो सब बहुत आपके मौजूद हैं। यहाँ पे देखो एक सिख साहब का जो है अपॉइंटमेंट आपको दिखाई दे रहा है। एंड क्या नाम है, देखो उनका गुरदीप रंधावा जी हैं जिनको अपॉइंट किया गया है। जर्मनी में एक बड़ा पद इनको दिया गया है। क्या है देखो, Gurdeep Singh Randhawa, an Indian origin German national, has been appointed to the Thuringia State Christiania Democratic Union Party Presidium। तो आपका ये जो CDU पार्टी है इसके जो आपके प्रेसिडियम के रूप में उनको अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे इनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। नीचे देखें आपके सामने क्या पॉइंट दिया है। Randhawa has been an active member of the CDU and has served in the party for several years now. His commitment to the party and hard work has been recognized by the CDU leadership, and in August 2022, he was elected as the first representative of the Indian community in Germany। जैसा आपने सुना ब्रिटेन में भी अभी क्या है, ऋषि सुनक PM बन गए और वो क्या है इंडियन ओरिजिन है।
तो आपको पता है कि इंडियन सभी आपके जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं और सभी बड़े बड़े पदों पर पहुँच चुके हैं। तो अभी क्या है कि वहाँ पे ऋषि सुनक आपके इंग्लैंड के आपके पीएम, आपको पता है कि ब्रिटेन के पीएम बन गए। तो वैसे जर्मनी में एक बड़ा अपॉइंटमेंट दिखाई देता है, वो हो सकता है आगे आने वाले समय में जर्मनी के पीएम या प्रेसिडेंट तक पहुंच सकते हैं। एक पार्टी के हेड बन जाना, मानो बीजेपी है अभी आपके इंडिया में, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है या कांग्रेस है, तो वहाँ पे यदि उसके कोई हेड होंगे तो उनका आसानी से एक दलवा होगा पीएम प्रेसिडेंट के रूप में, वो सामने आ सकते हैं। तो हो सकता है कि ये आपके सर जो है आगे गुरदीप रंधावा जो है आगे जर्मनी में पीएम प्रेसिडेंट के किसी अच्छे बड़े पद के लिए वहाँ पे आपको हो सकता है दिखाई देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, नेक्स्ट आपके सामने देखते हैं क्या दिया है। पीटी उषा बिकम्स फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। पीटी उषा का बहुत नाम रहा इंडिया के इतिहास में, आपने सुना भी बहुत सारी बातें, उनकी ऐतिहासिक इंसान है वो। अभी क्या है, उनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन बना दिया है। चेयर वुमेन कहेंगे आप, चेयर पर्सन कहेंगे, मैन नहीं कहेंगे। तो चेयर वुमेन बन गई है पीटी उषा मैम आपकी, और ऐतिहासिक इंसान है वो। पीटी उषा वाज सेलेक्टेड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट, बहुत बड़ा पद। IOA की अध्यक्ष मैम बन गई हैं, पीटी उषा मैम को बनाया गया। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ द इंडियन अनाउंस ऑन ट्विटर टू कॉन्ग्रेचुलेट द लेजेंडरी इंडियन एथलीट। तो ट्विटर पे अनाउंसमेंट किया गया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दी गई हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि आपका मैम को जो है बहुत बड़ा पद एक दिया गया है। पीटी उषा बिकम्स द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द IOA। तो पहली आपकी महिला अध्यक्ष के रूप में वो पद को संभालेंगी, तो अपने आप में एक यूनिक पॉइंट ये भी हो जाएगा। शी ऑल्सो एक्सप्रेस हर intentions to run for the IOA on 26 of November 2022। उन्होंने आपका पहले भी ऐसे अपने जो इच्छा है व्यक्त की थी कि यदि उनको बनाया जाता है, ये भूमिका सौंपी जाती है, तो देश के लिए अच्छा करेंगी, वो कोशिश करेंगी। और सभी इंसान, सभी जो हम सब हैं या कोई भी इंसान है, स्पोर्ट्समैन हो, लीडर हो, है ना, सभी एक अच्छा समाज के लिए प्रयास करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही मैम ने भी कहा कि यदि मुझे बनाया जाता है तो अच्छा एक प्रयास करने की कोशिश मैं करूँगी आगे। The 7th edition of the Global Technology Summit will be held in New Delhi। एक टेक्नोलॉजी समिट हो रही है, इंटरनेशनल समिट है। कहाँ पे जो इंटरनेशनल है मैक्सिमम कहाँ पे होती है समिट, आपको पता है, न्यू दिल्ली होगी या आपकी गुड़गांव होगी या बेंगलोर में होगी या आपके जो है चंडीगढ़ में भी आपके जो है ऐसी मीटिंग्स होती हैं। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा आपका है तो यहाँ पे आपका समिट आएगा। समझते हैं नीचे पॉइंट आपको क्या दिया है। द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट विल बी होस्टेड इन ए हाइब्रिड स्टाइल इन न्यू दिल्ली अंटिल December 1। दिसंबर 1 तक ये आपका जो मीटिंग है उसका आयोजन किया गया है। एंड आगे नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। द फर्स्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कार्नेज इंडिया इज इंडियाज ईयरली फ्लैगशिप इवेंट ऑन जियो टेक्नोलॉजी। तो कार्नेज इंडिया आपकी जो कंपनी है, उन्होंने भी, आपका संस्था है, उन्होंने भी आपका आयोजन में अपनी भूमिका निभाई है। लास्ट पॉइंट को भी थोड़ा सा हम देखें। द समिट ओपनिंग सेशन वुड बी ए डिस्कशन विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अबाउट जियो डिजिटल एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। जो आपके विदेश मंत्री हैं ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं आपके, जो विदेश मंत्री नहीं कहेंगे आप, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहेंगे आप। डॉक्टर एस जयशंकर आप कह सकते हैं, जो है बहुत बड़ा पद है उनका, बहुत बड़ा नाम है इंडिया में। तो उनको आपका जो है वो इस जो फंक्शन हुआ उसमें बहुत बड़े आपका भूमिका के रूप में वो थे वहाँ पे। और उन्होंने आपका जो है थीम क्या रहा समिट थीम का, जियो पॉलिटिक्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। जियो पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉलिटिक्स माने आपका राजनीति, कि हम पॉलिटिक्स करें, हम कंपटीशन करें आपस में सभी देश की, हम अच्छा टेक्नोलॉजी हम बनाएं, हम भी बनाएं ना। साइंस एंड टेक में कंपटीशन करना चाहिए, पॉलिटिक्स करनी चाहिए, कोई समस्या नहीं है, उसको बढ़ावा देना चाहिए पॉलिटिक्स को एंड कंपटीशन को। थोड़ा सा फटाफट से आते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ टू बी लिस्टेड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में आपका जो ऑस्ट्रेलिया की ये जो आपकी रीफ है, जो आपकी ये हिंदी में कह सकते हैं प्रवाल भित्ति, आप हिंदी में कह सकते हो, है ना। तो उसको आपका उसको जो है मान्यता दी गई है एंड ताकि उसको बचाने के लिए कुछ प्रयास हो सके आगे समय में, है ना। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसको। जो आपकी ये रीफ है ना, वैसे ही आपका क्या है, जो इंडिया में लक्षद्वीप आपका जो द्वीप समूह है, वो भी ये जो आपका है एक आपका जो है कोरल रीफ आप कहते हो उसको, हिंदी भाषा में आप प्रवाल भित्ति कहते हो उसको। तो ये क्या होते हैं, आपकी शिप्स होती हैं ना,
तो वो उनकी डेथ होती रहती, तो उससे क्या होता है, जो उनका शेल होता है, कवर होता है, वो जमते 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 आपका पूरा क्या है, वो एक शेप बन जाती है, आइलैंड के रूप में बन जाती हैं चीज़ें। तो वो आपकी दुनिया की सबसे बड़ी है ये। इंडिया में जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो भी ऐसे ही बने हैं। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे जो है इसको आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको लिस्ट किया गया है। UN panel has recommended that Australia Great Barrier Reef should be listed as a World Heritage Site that is in danger, जो खतरे में है थोड़ा सा, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे कोशिशें की जाएंगी। The UN also informed that the world's biggest coral reef ecosystem was significantly implicated by the climate change and the warming of oceans। आपको पता है कि जो मौसम चेंज हो रहा है, आपको पता क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ओशियंस का जो टेम्परेचर है बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, उससे जो आपके जीव जंतु हैं वहाँ पे थोड़ा उनको दिक्कत होगी, समस्या होगी, और जो थोड़ी सी आपके ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं उनको भी नुकसान होगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा मौसम जो है चेंज ना हो, एक क्लाइमेट हमें जो है मेंटेन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ करते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं ना, यहाँ तोड़ फोड़ कर दी, वहाँ सड़क बना दी, वहाँ हाईवे बना दिया, वहाँ पहाड़ तोड़ दिया, वहाँ डैम बना दिया। उससे क्या होता है, बहुत सारे आपके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं आपकी जो अर्थ है उस पर, उससे काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो वो फिर आपको कहीं ना कहीं फिर आपको नुकसान देती है। भूकंप आते हैं ना, साथ में आपके सुनामी आती हैं, बाढ़ आती है, तो ये सब आपको दिखाया था। तो हमें बहुत ही कम हिसाब से चेंजेस करने चाहिए, और टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें हिसाब से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध हमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फटाफट से आगे पहुंचे। चाइना प्लान्स टू बिल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड मून बेस बाय 2028। चाइना ऐसा डिसाइड कर रहा है 2028 तक चांद पे वो आपका जो एक सैटेलाइट सिस्टम है, एक जो लॉन्चिंग सिस्टम है वो बना देगा, एंड मून बेस आपका मून पे एक बेस बनाएगा चाइना, ऐसा कह रहा है, और 2028 तक ये आपका बनाया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है। मून बेस बनाने की बात कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। एंड ये जो कैसे यहाँ पे एनर्जी कौन सी यूज़ होगी, न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू यहाँ पे आपका सब काम किया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो है थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉइंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा आगे बढ़े फटाफट से। एसबीआई टू कंसिडर रेजिंग ₹10,000 करोड़ बाय इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। एसबीआई जो है कुछ पैसा मांगेगा, कितना पैसा मांगेगा, 10,000 करोड़ रुपए मांगेगा, एंड किससे, बॉन्ड्स इशू करेगा वो, उस बेसिस पे कुछ एसबीआई जो है पैसा जनता से, छोटी कंपनियों से मांग देगा। तो वही आपको सारा नीचे पॉइंट दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वुड कंसिडर रेजिंग फंड्स बाय इशूइंग अप टू 10,000 करोड़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक विल मीट ऑन नवंबर 29 टू कंसिडर द फंड राइजिंग। तो 29 नवंबर को ये मीटिंग हुई, जहाँ पे आपका बैठक में ये आपका प्लान किया गया कि आगे कैसे कैसे प्रोसेसिंग करना है। थोड़ा सा आगे बढ़े। बीएसएफ ने 58 में अपना स्थापना दिवस मनाया है, एंड 1 दिसंबर को इसका बनाया गया है रेजिंग डे। ये जो है पंजाब में आपका आयोजन हुआ है, आपको ध्यान रखना है। पंजाब में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कहाँ पे, अमृतसर में है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। देखो यहाँ पे शायद नीचे दिया भी होगा आपको, सबसे नीचे आपको देखो यहाँ पे दिखाई दिए। ये भी आपको ध्यान रखना कि पंजाब में एग्जैक्ट कहाँ हुआ है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका जो है कि पंजाब में ये हुआ है, बीएसएफ का जो स्थापना डे को जो आपका आयोजन किया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 100 नेशनल मॉन्यूमेंट्स इल्यूमिनेटेड टू मार्क इंडियाज असम्पशन टू जो ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। आपको पता है G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आ गई है। पहले इंडोनेशिया में आपका G20 का मीटिंग हुआ, वहाँ पे उनके पास थी। अभी 2023 में इंडिया में G20 की मीटिंग होना, तो उसके लिए आपका जो मॉन्यूमेंट्स है इंडिया में वो सजाए जाएंगे G20 के थीम पे और G20 के लोगों पे। तो कितने मॉन्यूमेंट्स सजाए जाएंगे, आपके 100 मॉन्यूमेंट्स आपके जो हैं वो सजाए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है ये कितने मॉन्यूमेंट, 100 आपके नेशनल मॉन्यूमेंट से उनको सजाया जाएगा G20 की थीम पे। देखो वो आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है। द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इज वासुदेवा कुटुंबकम ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। थीम क्या है ये भी आपको ध्यान रखनी है। वासुदेव कुटुंबकम आप सुनते हैं एक शब्द है ना, वसुधा। वसुधा माने क्या है, आपकी धरती, आपकी अर्थ। तो जो है वो आपकी धरती जो है, अर्थ जो है, वसुधा जो है वो एक क्या है, कुटुंब है। कुटुंब माने क्या है, एक फैमिली है पूरा धरती पे, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, यूएस है, जापान, जर्मनी, सब क्या है, एक फैमिली के जैसे हैं। तो वैसा यहाँ पे थीम रखी है, वन फैमिली वन फ्यूचर वन अर्थ। तो बहुत अच्छी बात है, एक ही है इंसान, सब एक जैसे हैं। और हमें क्या है कि डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए, हमें किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, सब एक समान है। वही G20 की यहाँ पे थीम है, और 100 मॉन्यूमेंट्स को सजाया जाएगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट अपॉइंट्स प्रसून जोशी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एंड प्रसून जोशी वो है जो क्या है कि आपका पोएट भी हैं,
उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के सॉन्ग्स भी लिखे हैं, तारे ज़मीन पर के सॉन्ग्स उन्होंने ही लिखे हैं। तो जो भी उत्तराखंड गवर्नमेंट में चीज़ें हों वहाँ पे जो चीज़ें रहेंगी, जैसे आप देखते हो गुजरात गवर्नमेंट ने अमिताभ बच्चन जी को अपॉइंट किया था, काफ़ी टाइम पहले की बात है, वैसे ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया है, आपके प्रसन्न जोशी साहब को अपॉइंटमेंट दिया, अपना एम्बेसडर बनाया। जो भी कैंपेन्स होंगे वो रन करेंगे, वो आगे हेड करेंगे, उनकी पिक्चर्स वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा फटाफट से आगे बढ़े। आईएएस संजय कुमार टेक्स चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें सेक्रेटरी कौन बने हैं, आपके जो आईएएस रह चुके हैं संजय कुमार साहब, उनको ये अपॉइंटमेंट दिया गया है ना। तो आपका एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, न्यू दिल्ली में यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया गया है। जीएसटी से जो पैसा आया है नवंबर के महीने में, कितना पैसा आया है, 1,75,867 करोड़ रुपए के आसपास आपके यहाँ पे आए हैं गवर्नमेंट के पास। तो आपका पीछे भी हमने ऐसे पॉइंट्स पढ़े हैं जीएसटी में, जुलाई महीने में पीछे कितना आया, अक्टूबर में कितना आया है ना, पीछे हर महीने का डाटा आता है, तो वो आपको एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। जीएसटी क्या है आपको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड टू बी हेल्ड इन इंडिया। आपका T20 का जो आपका ब्लाइंड्स का एक टूर्नामेंट है वो इंडिया में आपका आयोजन हो रहा है। तो वो आपका है ना कि जो आपका T20 वर्ल्ड कप आपने देखा जिसमें इंडिया जो है वो आपका जीत नहीं पाया है ना, इंग्लैंड ने उसको डिफीट कर दिया इंडिया को, और हम वहाँ पे काफ़ी दुखी हुए, काफ़ी उदास हुए। अभी यहाँ पे ब्लाइंड पर्सनस का जो एक वर्ल्ड कप है T20 का वो चल रहा है आपका, तो वो देखो आपका 5 से 5 to 17 दिसंबर तक आपका जो है आयोजन किया जा रहा है मैचेस का। और ये सब आपके कैसे आपके मैचेस होंगे, जो ब्लाइंड आपके पर्सन्स होते हैं वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो कौन से बहुत सारी टीम है, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इंडिया, ये सारी काफ़ी सारी टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। और कब से कब तक होगा, 5 से 17 आपका तक ये आपका आयोजन किया जाएगा। फटाफट से थोड़े से आगे बढ़े। इंडिया कोल प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 11.66% टू 75.87 मिलियन टन इन नवंबर। थोड़ा सा जो कोयले का उत्पादन है वो बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 11.66% के आसपास कोयले का उत्पादन हमने बढ़ाया। मीन्स जो खदानें होती हैं, माइंस होती है, उससे ज़्यादा निकाल लिया है। बस यही है कि खदानों में कोयला मौजूद है, वहाँ से कितना ज़्यादा हमने निकाल लिया है। तो 75 टन के आसपास हमने 75 मिलियन टन के आसपास एक्स्ट्रा निकाला है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंडिया टोटल कोल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 11.66% टू 75.87 मिलियन टन फ्रॉम 67.94 मेट्रिक टन। पहले इतना हमने आपका निकाला था लास्ट ईयर, अभी जो है थोड़ा सा ज़्यादा आपने निकाल दिया है। ये पहले का डाटा है राष्ट्रीय का, ये अभी का डाटा है, इससे हमने कितना ज़्यादा निकाला है, 11.66% ज़्यादा हमने इस साल आपका निकाला है जो कोयला है। आगे क्या है, नीचे देखो आपको क्या दिया है, कोल मिनिस्ट्री सेज 24 माइंस आउट ऑफ द टॉप 37 माइंस इन कोल प्रोडक्शन हैव प्रोड्यूस मोर देन 100%। हमने कहा कि 37 माइंस में से 24 माइंस में से 100% से भी ज़्यादा कोयला निकाला गया है, और बाकी जो माइंस हैं वहाँ भी काफ़ी 80% से 100% के बीच में कोयले का आपका जो है उत्पादन किया गया है, वहाँ से निकाला गया है। ढाका सेलिब्रेट्स द 51st मैत्री दिवस विच मार्क्स इंडियाज रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश। मैत्री दिवस मनाते हैं, आपको याद हुआ 1971 की युद्ध, वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है और बांग्लादेश का जन्म होता है। बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा शोषण किया किसने, आपका जो पाकिस्तान ने। तो पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, तो वहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान जो है आज के टाइम पे पाकिस्तान क्या है, वेस्ट पाकिस्तान होता था पहले, और जो बांग्लादेश है वो क्या होता था, ईस्ट पाकिस्तान होता था। तो वहाँ पे आपका वेस्ट पाकिस्तान वालों ने ईस्ट पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुँचाया, तो उससे क्या हो गया, थोड़ा सा हंगामे हुए और इंडिया ने थोड़ा साथ दिया उनका, और बांग्लादेश बन जाता है 1971 में। तो इंडिया ने साथ दिया, तो इसी वजह से इंडिया को थोड़ा अच्छा मानते हैं, वो साथ भी देते हैं। तो वही आपको उसी डे को आपको जो है 6 दिसंबर आपका जो है मैत्री दिवस के रूप में मनाता है बांग्लादेश। तो आपका 51 साल पूरे हो चुके हैं 1971 से। आपको पता है कितने साल हो जाएंगे, 51 साल आपके हो जाएंगे, 51 ईयर्स हो गए। टाइम मैगजीन ने ज़ेलेंस्की को आपका पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। मैगजीन जो टाइम है उस पर उनका नाम आया है, उनका फोटो आया है। क्यों आया आपको पता है, यूएस जो था, यूएस, रशिया एंड यूक्रेन, ये सारा ट्रायंगल आपको याद होगा, नाटो वाला मुद्दा याद होगा। यूएस ने भड़काया यूक्रेन को, यूक्रेन फंस गया और बर्बाद हो गया, एकदम खत्म हो गया बेचारा। तो अब टाइम मैगजीन पे छापने से क्या फ़ायदा होगा बेचारे को, है ना। अब तो ख़त्म हो गया यूक्रेन, इतना तहस नहस हो गया, आपने यूएस ने भड़काया इतना और वो समझ नहीं पाया, और रशिया और यूक्रेन युद्ध हो गया, इतना नुकसान रशिया ने यूक्रेन किया सिर्फ आपका यूएस के भड़काने के चक्कर में। अब टाइम मैगजीन पे छपने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, नाम मात्र के लिए, है ना।
ये सब तो हमने समझने के लिए किया, मैंने आपको समझाया थोड़ा सा कि कैसे कैसे पॉलिटिक्स चली है, आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपका हिस्सा है यूपीएससी का। टाइम मैगजीन नेम्ड प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एज वेल एज द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन एज इट्स 2022 पर्सन ऑफ द ईयर फॉर द रेजिस्टेंस द कंट्री हैज सोन इन द फेस ऑफ रशियाज इन्वेजन। रशिया ने जो अटैक किया उसमें काफ़ी उन्होंने अपने देश को सपोर्ट किया है, तो ऐसा वहाँ पे कहा गया है। तो कहने की तो बात कुछ भी कह सकते हो आप, है ना, लेकिन बात यह है कि आपके भैया फंस गए आपके जो है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़े। इंडिया जो फर्स्ट गोल्ड एटीएम कम्स अप इन हैदराबाद। तो पहला देश का जो एटीएम है वो स्थापित किया है। एंड एटीएम कैसा, वहाँ पे सोने के जो आपके गोल्ड आपका जो है कॉइन्स है वो आपको दिए जा सकते हैं, वही आपका हैदराबाद में स्थापित किया गया है ना। तो यहाँ पे एटीएम की जो कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी देखो, 5 केजी गोल्ड तक की इसकी कैपेसिटी है। तो इसमें जो कॉइन्स है, जो आपके सिक्के हैं, वो इतना टोटल अमाउंट के वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, वो वहाँ से आप यूज निकाल सकते हैं तो चाहे तो, है ना। देखो यहाँ पे दिया भी है, जो आपका 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के आपके कॉइन्स जो है आपको जो है वो दिए जा सकते हैं, गोल्ड कॉइन्स आपको वहाँ से मिल सकते हैं। तो यदि आपके पास पैसा है तो जाओ हैदराबाद और सोने के सिक्के निकाल के लेके आओ एटीएम से, है ना। यदि पैसा है तो, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम तो गरीब आदमी है ना, तो आम आदमी के पास कहाँ पैसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा सा आगे पहुंचे। आरबीआई हाइक्स रेपो रेट बाय 35 बेसिस पॉइंट टू 6.25%, कट्स फाइनेंशियल ईयर 23 जीडीपी फोरकास्ट टू 6.8%। जीडीपी यहाँ पे भी कम कर दी गई है, जैसा हमने पीछे पढ़ा था S&P का डाटा पढ़ा था, अब आरबीआई का डाटा है। आपको कहा कि यहाँ पे जो जीडीपी है वो आपका 6.8% के आसपास रहने की उम्मीद है। और जो रेपो रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी आप पढ़ते हो, मॉनेटरी पॉलिसी में हम क्या पढ़ते हैं, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, MSF है, ये सब हम पढ़ते हैं। तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, पहले आपका 5.9% आपका था, अभी 6.25% हो गया है। कितना बढ़ गया, 35 बेसिस पॉइंट, मीन्स 0.35% से बढ़ गया है आपका रेपो रेट। क्यों, आपको पता है इंडिया का जो इकोनॉमी है वहाँ पे थोड़ा सा मनी ज़्यादा है, ऐसा आरबीआई कह रही है, उसको सक कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सही हो पाए, जो ज़्यादा पैसा पहुँचा है कोविड के टाइम पे वो मेंटेन हो पाए, ऐसा आरबीआई गवर्नमेंट कह रही है। तो इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं वो। थोड़ा सा आगे बढ़े फटाफट। 7th एडिशन ऑफ द संगम एक्सरसाइज बिगिंस इन गोवा। एक संगम नाम से आपका जो है नेवल एक्सरसाइज ये आपकी हुई है, और कहाँ पे हुई है, आपकी गोवा में आपकी ये की जा रही है। आपको पता है कि समय समय पे क्या होता है, आपकी एक्सरसाइज होती हैं, आपकी युद्ध की प्रैक्टिसेस चलती हैं, कई देशों के साथ हम दूसरे देशों से प्रैक्टिस करते हैं, खुद भी सेना हमारी प्रैक्टिस करती है, ताकि कभी से युद्ध हो जाए तो हम प्रैक्टिस में बने रहें, हमें कोई दिक्कत ना हो जाए ना। मानो कि एग्जाम आता तो आप मैथ से क्वेश्चन बनाते हो ना, SI के 100 क्वेश्चन बना दो, CI के आप 200 क्वेश्चन बना दो, परसेंटेज के 500 बना दो, ताकि आपका परसेंटेज में क्वेश्चन आए तो आप बना पाओ उसको। तो यही क्या है, वैसी सेना भी प्रैक्टिस करती है समय समय पर। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है आपको, नीचे क्या है। 1 दिसंबर आपका जो है, 1 दिसंबर को ये आपका जो है गोवा में आपका आयोजन किया गया है। और साथ में नीचे कुछ आपका कुछ खास आप देख लेना इसको चाहो तो, शॉर्ट में मैंने आपको नीचे कुछ खास है नहीं, अच्छा पॉइंट, बस आपको नाम ध्यान, कहाँ पे हुई है, गोवा में हुई है, क्या नाम है, संगम एक्सरसाइज है, किसकी है, नेवी की है। दीपिका पादुकोण टू अनवील्स फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रॉफी। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, कहाँ पे, कतर में चल रहा है, वहाँ पे दीपिका पादुकोण जो है वो ट्रॉफी को आपका जो है जो शो करने, या कह सकते हैं आप जो फाइनल का होगा वहाँ पे वो जाएंगी उस इवेंट में। तो बहुत बड़ा एक अपॉइंटमेंट, एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है ना, इंडियन पर्सन के लिए कि दीपिका, और वैसे भी सम्मान तो है ये। इंडिया तो आपको पता है कि 2030 के आसपास जो है इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा। ये सब तो छोटे छोटे देश हैं हमारे सामने ना, जर्मनी, स्पेन, साथ में आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, क्या है, बहुत छोटे देश हैं ना। US हमसे बहुत छोटा है पॉपुलेशन के हिसाब से, वैसे तो एरिया काफ़ी बड़ा है US के पास, कनाडा के पास, बट पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हम दुनिया में नंबर 1 बनने वाले हैं 2023 में। तो सब क्या है, हमसे नीचे है, और जिसके पास पॉपुलेशन आदमी होगा वही तो सबका क्या होंगे, शहंशाह होंगे ना। तो पॉपुलेशन के हिसाब से हम सबसे आगे, इकोनॉमी के हिसाब से भी हम 2030 में सबसे ज़्यादा तीसरे पायदान पे पहुंच जाएंगे। तो हम क्या है, कम नहीं है किसी से, ये सब तो छोटे छोटे देश हैं हमारे सामने। आते हैं यहाँ पे, दीपिका मैम को यहाँ पे जो है वो इनवाइट किया गया कि आप आइए कतर में स्टेडियम में, वहाँ पे आपका जो है जो आपका फंक्शन होगा वहाँ पे आप भी रहेंगी। तो दीपिका मैम को बहुत बड़ा ये अच्छी बात है कि एक इंडियन को ये सम्मान दिया गया है। 72nd ह्यूमन राइट्स डे 2022 ऑब्जर्व ऑन 10th ऑफ दिसंबर। आपका ह्यूमन राइट डे है वो आपका मनाया गया है कब, 10 दिसंबर का ये मनाया गया है। ये अच्छा एक पॉइंट है कि ह्यूमन राइट्स क्या है, आपको पता है कि जो मानव अधिकार आप हिंदी में कहते हो,
कहीं भी आप कोई अटैक होता है तो वहाँ पे नरसंहार होता है, महिलाओं बच्चों के साथ में बहुत गंदा व्यवहार होता है, तो उससे क्या है वो आपका नहीं है ना, पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, नुकसान पहुँचाए जाते हैं, तो वो क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान है, किसी भी देश का, किसी भी जाति का है, उसको एक खाना, रोटी, आत्मसम्मान का हक है। तो यही आपका क्या है कि हम जो है ये मनाते हैं ताकि जनता तक ये बात पहुँचे और सभी देशों में ये बात पहुँचे, सभी देश इस बात को समझें। तो यूएन आपका जो यूनाइटेड नेशंस है वो आपके ऐसी चीज़ों का आयोजन करता है, और ये आपका जो है 1948 में ऐसा एक्सेप्ट किया गया था कि दुनिया में ये आपका मनाएंगे। सेक्स के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, लैंग्वेज के बेसिस पे कोई भी पक्षपात ना होने पे कि भैया कोई छोटा है, कोई काला है, कोई पीला है, ऐसा नहीं है, सब एक समान है। थोड़ा सा आगे बढ़े, ब्रिटेन, इटली एंड जापान टू जॉइन टू द फ्यूचर फाइटर जेट्स। जो आपके तीनों देश है, ब्रिटेन है, इटली है, जापान है, वो आपके कॉमन सहमत हो गए हैं कि आगे भविष्य के लिए वो क्या जेट्स बनाएंगे, कॉमन मिलके तीनों देशों के साइंटिस्ट, गवर्नमेंट्स मिलकर जेट्स को बनाएंगे। और ऋषि सुनक जो है आपको पता है कि काफ़ी न्यूज़ में यहाँ पे भी देखो आपको नाम याद दिखाई दे रहा है, मिस्टर सुनक जो है आपके तो उन्होंने भी यहाँ पे का सहमति दी है कि हाँ जी ऐसा है कि हम पार्टनर करेंगे, जो आपका फोर्सेस है हमारी वो पार्टिसिपेट करेंगी ताकि हम अच्छे जेट्स को बना सकें। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ें, GOI मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड मनीष सी शाह एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NDDB। तो आपका NDDB जो संस्थान है उसके नए हेड, नए अध्यक्ष बन गए हैं। कौन बने? मनीष सी शाह साहब को बनाया गया है। NDDB क्या है देखो नीचे दिया आपको, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आपका जो संस्थान है उसमें आपका जो है अपॉइंटमेंट किया गया है। तो आपको पता है कि डेयरी बिजनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध तो चाहिए सबको ना, भैंसें तो आप नहीं रखना चाहते हो बट दूध आपको चाहिए है ना, दूध आपको पीना है, मक्खन आपको खाना है, घी आपको खाना है। जब गाय भैंसें नहीं होंगी, गाय भैंसों से आपको नफरत आता है कि भाई गंदगी होगी, हमें नहीं चाहिए, दूर रहो इससे, है ना, लेकिन आपको घी तो खाना है, दूध पीना है, चाय पीनी है बढ़िया, तो कहाँ से आएगा भाई? तो मीन्स हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। जो भी पशु हैं वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वहीं पे आपका NDDB बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनीष सी शाह को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। MCQ हमारे पास आ गए हैं, फटाफट से देखते हैं आपके सामने क्या है। जो एरो इंडिया है वो आपका कहाँ पे हुआ है? बेंगलोर में आपकी संपन्न हुई थी, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे संपन्न होनी है अभी, है ना, हुई नहीं है, हाँ होनी है, फैब में ये आयोजन होना है। कौन सा बैंक है जो पैसा मांगेगा 10,000 करोड़ मांग रहा है? वो SBI था, फंडिंग रेज कर रहा था वो, है ना, SBI। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? अगेन दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपको दिया गया है। थर्ड में देखें, BSF ने आपका 58वां स्थापना दिवस मनाया था, कौन सा ऑप्शन दिया है? देखो 58 कहाँ पे दिया हुआ है? सी में यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन बनी है? PT उषा मैम बनी है IOA की, तो PT उषा देखो बी ऑप्शन, यहाँ पे आपको बी ऑप्शन दिया हुआ है, सीधा सीधा बी आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पे फटाफट से आगे बढ़े, आपका ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट आपका जो संपन्न हुई है, कहाँ पे आपका जो हुई है? न्यू दिल्ली में आपका संपन्न हुई है, सी ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। T20 आपका ब्रांड्स का जो है इंडिया में, इंडिया होस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इंडिया देखो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। फटाफट से आगे बढ़े, डैश ग्रेट कहाँ की जो आपकी रीफ कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया में थी, जहाँ पे इसको वर्ल्ड हेरिटेज के साइट के रूप में मान्यता दी है, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे ऑप्शन है? डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, डी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखें फटाफट से, कौन सा जो आपका स्टेट है जिन्होंने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आपका जो स्कीम स्टार्ट की है, गांव जो बॉर्डर के आसपास में गांव है उनको विकसित किया जाएगा? उत्तराखंड गवर्नमेंट था। कौन सा ऑप्शन है? देखो उत्तराखंड, यहाँ पे ए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। फटाफट से आपका आते हैं, ए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आगे फटाफट से देखें, कौन सा देश है जो मून पे बेस बना 2028 तक? चाइना ने ऐसा वादा किया था, चाइना ऐसा कहा था कि भैया मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। तो 2028 तक चाइना बनाने की बोल रहा है। 28 कहाँ पे? देखो ऑप्शन बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, और बना भी रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, बना रहा है चाइना, आगे बढ़ रहा है। हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी आगे पहुंचना है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, चाइना को डिफीट करना है। आगे थोड़ा सा देखिए, कोयले का उत्पादन कितना बढ़ाया था? 11.66% से बढ़ाया था। 11.66% कहाँ पे दिया है? बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया कितना? 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया था, 5.9% था, 6.25% हो गया था। कहाँ पे? बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। किसको आपका फीफा वर्ल्ड कप में जाने का मौका मिला? दीपिका पादुकोण मैम को मिल रहा है, बी ऑप्शन में आपको दीपिका मैम दी हुई हैं।
इंडिया का गोल्ड एटीएम कहाँ पे स्थापित हो रहा है? हैदराबाद में स्थापित हो रहा है। कहाँ जा रहे थे हम सिक्के लेने के लिए? हैदराबाद जा रहे थे हम। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देखो। लेकिन पैसा नहीं था ना हमारे पास, तो हम गए नहीं थे, रुक गए थे। हम वीडियो शूट कर रहे थे और आप पढ़ रहे थे बैठ के। तो सेशन यहाँ पे फिनिश करता हूँ, मैं आपको फिनिश करता हूँ। लेकिन आपको पढ़ते रहना है, जी जान से पढ़ना है। जितनी क्षमता है, 100% आपकी क्षमता है तो 200% पढ़िए। यदि आप 5 घंटे पढ़ सकते हो तो 6-7 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। यदि एक बार आप बन गए, कामयाब हो गए, तो सब कुछ आपके कदमों में होगा। इसी के साथ आज इतना ही। थैंक यू।